चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसका स्कोप पढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड स्कोप इन की पॉइंट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको पता है केमिस्ट्री आपके पाँव के पीछे है। केमिस्ट्री के बारे में जो सबसे पहले जिसने स्टडी की थी, ये पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों को, है ना, ध्यान देंगे। की पॉइंट्स है, आपको एक एक करके याद करने। सबसे पहला पॉइंट है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट, व्हाट द मीन्स ऑफ अल्केमिस्ट, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अल्केमिस्ट किसको कहते हैं? इजिप्ट, मिस्र में एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में ऐसे वैज्ञानिक जो केमिस्ट्री की स्टडी करते थे उनको क्या कहते थे? अल्केमिस्ट। इन इजिप्ट साइंटिस्ट, लिखिए, इन इजिप्ट साइंटिस्ट which deals with the study of chemistry were called अल्केमिस्ट। तो आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अल्केमिस्ट क्या थे? हमारे साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि वर्ड से फीलिंग नहीं आती है, तो आपको ध्यान रखना है। अल्केमिस्ट क्या थे? हमारे साइंटिस्ट थे जो किसकी स्टडी करते थे? केमिस्ट्री की स्टडी करते थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए, की पॉइंट नंबर सेकेंड है फादर ऑफ केमिस्ट्री, या फिर हम बोलें थोड़ा और सही बोलें, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री अभी भी बताया हमने, बताइए। एंटोनी लेवॉइजर, लेकिन आप सिर्फ इतना याद करते हैं, लेवॉइजर, LAVOISIER, लेवॉइजर, याद रहेगा ना? ठीक है, देखिए, अगर हम आपको एग्जाम के पर्पज़ से पढ़ाएं तो इस चैप्टर में कुछ मुख्य टॉपिक हैं, लेकिन ये एक डिटेल बैच है। 2 बैच चलेंगे 11th के, आप लोग इसमें आना चाहें तो इसमें आ जाएं, नहीं तो अगस्त से हम एक और बैच स्टार्ट करेंगे, वो शॉर्ट बैच होगा। उस बैच में डिटेल से स्टडी नहीं होगी, हालांकि सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो सिलेबस में है, ऐसी कोई भी चीज़ उसमें भी नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन ये डिटेल बैच है। इसमें ये बैच आपका लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे 90 to 120 मिनट्स का होगा, वो बैच सिर्फ 50 मिनट का होगा। तो उसमें से आपके टारगेट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें भी आप लोग आना चाहे देख लेना। इसमें हर चीज़ें बहुत डिटेल से बताई जाएंगी, आपकी हर एक चीज़ बहुत डिटेल में लेके जाएंगे। तो लेवॉइजर, एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, आप बताओ नैन्सी, O2 कंबस्टेबल है कि नॉन कंबस्टेबल? O2 ज्वलनशील है कि अज्वलनशील? और सरलता से बोलें, O2 आग पकड़ती है कि नहीं? O2 आग पकड़ती है? पकड़ती है। अगर O2 आग पकड़ती है तो ऊपर जब गैस जली होगी, मम्मी ने चाय बनाई होगी, तो सब जगह ही तो O2 है, यहाँ आग ना लग जाती है? अभी हर जगह तो O2 है। हम माचिस जलाएं तो अगर O2 आग पकड़ती होती तो सब जगह आग लग जाती। O2 कंबस्टेबल नहीं है, नॉन कंबस्टेबल है। अब इस क्वेश्चन का आंसर प्रिंस तुम दो, या प्रांजल, सॉरी, इसका प्रांजल तुम दो इसका आंसर। क्या O2 के बिना आग लग सकती है? सोम, नहीं लग सकती है, पक्का? O2 के बिना आग लग सकती है?
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आग लग सकती है? नहीं लग सकती है, नहीं लग सकती है। आप एक दिया को जलाना, उसको किसी बर्तन से ढक देना, देखना बुझ जाएगा। थोड़ी देर तो जलेगा जब तक उस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन थी, लेकिन फिर बुझ जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो कि किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई और कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि हम वहाँ से ऑक्सीजन हटा दें, वो आग तुरंत बुझ जाएगी विद इन अ सेकेंड। तो O2 जलती नहीं है लेकिन जलने में मदद करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। O2 इज नॉट अ कंबस्टेबल गैस, O2 कंबस्टेबल गैस नहीं है बट सपोर्ट इन कंबस्टन, लेकिन जलने में सहायता करती है। कभी भी बिना O2 के आग लग ही नहीं सकती, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक के जो यंत्र होते हैं, वो करते ही हैं क्या, जब आप उनको एक्सटिंग्विश करते हो तो वो उस एनवायरनमेंट से O2 को हटा देते हैं। तो जैसे ही O2 हटी वहाँ आग बुझ जाएगी। और भी कई तरीके हैं, जैसे CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर आता है तो वो वहाँ से O2 को हटा देगा और वहाँ CO2 पहुँच जाएगी। तो CO2 की प्रेजेंस में कभी आग नहीं लग सकती है। एक किसने बताया था O2 सपोर्ट इन कंबस्टन? लेवोइजर। ये सबसे पहले किसने बताया था? लेवोइजर ने। तो यहाँ पर लिख लेना है, ही, इसी में लिखना है, इसी में, ही कन्फर्म्ड दैट O2 support in combustion, O2 support in combustion, मतलब ये किस में सहायता करती है? जलने में, ठीक है। O2 support in combustion किसने बताया था ये बात? और फादर ऑफ केमिस्ट्री भी किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये हमने ये तो बता दिया कि O2 सपोर्ट इन कंबस्टन, ये बताया था आपके लेवोइजर ने। लेकिन O2 की डिस्कवरी किसने की थी? लिखते चलो, अभी आपको नहीं पता, याद कर लेना। डिस्कवरी ऑफ O2, डिस्कवरी ऑफ O2 एक की थी जोसेफ प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, PRISTLE, जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है। 4th नंबर का की पॉइंट्स जो लिखना है, पूछ लिया जाता है सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, पता है किसी को? महर्षि कणाद तो इंडिया में, सॉरी भारत के हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड आपको ऑप्शन में अगर कणाद ना मिला, चलो हिंदुस्तान में तो मिल जाएगा, तो फिर ये तो पता होगा, बहुत सिंपल है। एटॉमिक थ्योरी किस? जॉन डाल्टन। एक्चुअली में कणाद हैं, कणाद डाल्टन से कई वर्षों पहले बता चुके थे, लेकिन जो बाहर का लिटरेचर पढ़ा हुआ है, जिसकी वर्ल्ड वाइड स्टडी हो रही है, उसमें कणाद का नाम सिर्फ आपको भारत में मिलेगा, भारत की बुक्स में। बाकी पूरी दुनिया की जितने भी लिटरेचर हैं उनमें सब जगह पर नाम किसका रखा है? जॉन डाल्टन। इसका रीज़न ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है वो या तो अमेरिकन है या ब्रिटिश है। हमारे यहाँ पर भी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो मिकाले की है, मिकाले उन्हीं की, अब चेंज हो रही है, अभी चेंज होने वाली है एजुकेशन पॉलिसी। तो हम भी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को ही अभी लर्न कर रहे हैं। तो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले दी थी जॉन डाल्टन ने, ध्यान रखिएगा, जॉन डाल्टन। और इन्होंने ये बताया था कि जो एटम है, एटम वर्ड कहाँ से बना है? एटम दो शब्दों से मिलके बना है, शब्द ए प्लस टॉम, इन दोनों से मिलके बना है एटम। ए का मतलब होता है कांट, कैन नॉट, और टॉम का मतलब होता है कट, जिसे काटा ना जा सके वही हमारा क्या कहलाता है? हमने आपको पहले बताया कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तब उसे काटा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये सिर्फ किसके रिगार्ड सही है?
डाल्टन में। एक्चुअली में एटम कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए 5th नंबर का पॉइंट देखिए। 5th नंबर का पॉइंट है आपका पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? डू यू नो अबाउट पीरियोडिक टेबल? अच्छा, हाँ मूसले नहीं, दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ए बोहर्सबरी एंड मूसले ने दी थी, और इसका एंशियंट वाला हमारे पास है पर हम उसका एक्चुअली में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से आई है। आपको हम यहाँ पर दोनों पीरियोडिक टेबल बना के देखेंगे, इतना मस्त सेटिंग आएगी, आपको पूरी इनका जन्म कुंडली खुल जाएगी कि ये आया कहाँ से। इसमें 70 से 80% मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, 70 से 80%। सिर्फ 10 से 20% आपके जो बोहर्सबरी थे, नील्स बोर थे और जो मोस्ले थे उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वही 20% इसको इसमें कमाल कर गया। अगर वही 20% नहीं डालते वो, तो एलिमेंट्स की स्टडी करना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत टफ था, और उनके पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी, वो यहाँ दूर हो जाती है। हालांकि इसमें भी 1-2 कमी है, वो भी अभी चल रही है रिसर्च, और आगे दूर हो जाएगी आपकी। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिसिटी में आपको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का पूरे जड़ से खोल के रख देंगे, कहाँ से आया, कौन चीज़ कहाँ से आई, कैसा, आपको सब पता चल जाएगा। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये तो दी थी मोस्ले ने, हेनरी मोस्ले ने। लेकिन जो सबसे अच्छा पहला क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का किया गया था, सबसे अच्छा पहला किया गया था मेंडलीव के द्वारा। इसके पहले डोवेराइनर आए, लॉथरमेयर आए, आपके न्यूलैंड आए, आपके बहुत सारे साइंटिस्ट आए, वो भी आप पढ़ोगे, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट आपसे पढ़ोगे उसका कोई मतलब नहीं है आगे जाके फाइनली इसका ही मतलब है, इसका। और इसको समझने के लिए आपको मेंडलीव पहले समझनी होगी, तब बन जाएगा। ये बहुत आसान है, आपको याद करा देंगे हम। तो हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों के नाम लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल कैसे कहा जाता है? जो कॉलम और रो से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें 18 आपके वर्टिकल कॉलम है, 18 ऐसी डंडियाँ 18 हैं, और 7 हॉरिजेंटल रो है। अब आप कहोगे 7 और 2 9 नहीं है, 7 है। वो कैसे हम बाद में बताएंगे। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो दिखती हैं उनको मन की आंखों से देखना पड़ता है, मन की आंखों से देखना सिखाएंगे हम। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पितामह किसको कहा जाता है? आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल का। तो ये कहा जाता है मेंडलीव को, MENDELEEV। अब देखिए मेंडलीव एक ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है, ये एक सेंटेंस नेम ऑफ साइंटिस्ट है ना, मेंडलीव। तो जैसे हमने यहाँ मेंडलीव ऐसे लिखा, कई जगह मेंडलीव में आपको स्पेलिंग दूसरी लिखी मिली जा सकती है, क्योंकि एक शब्द है ये वर्ड, तो अलग अलग तरीके से, लेकिन 99.9% मेंडलीव को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अच्छा एक बहुत खास बात बता दें, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किसका अरेंजमेंट है पता है? किसका अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल? ये सब क्या रखे हैं? एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया था? ये बात याद कर लो आज ही, बाद में हम लिखवाएंगे। बताओ जल्दी से जीनत, एलिमेंट्स को मेंडलीव ने किस बेस पे अरेंज किया था? उनके एटॉमिक मास। बिल्कुल सही। तो इनने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ये बात ध्यान रखना, अरेंज किया था वो किस बेस पे किया था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, या आप इसी को बोल सकते हो एटॉमिक वेट। हालांकि मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। पता है किसी को मास और वेट में डिफरेंस? पता है सोम, बहुत बढ़िया, बाद में पूछेंगे सोम। ठीक है। एलिमेंट्स को किस बेस पर अरेंज किया था? एटॉमिक मास।
स्वामी क्वेश्चन पूछे बताओगे? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? किसको? हेनरी। अब ये तो कहोगे सर ये तो हमें पता था। अब ये बताओ एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? एटॉमिक नंबर जानते हो? ये समझ लो कि एलिमेंट का आइडेंटिटी कार्ड है एटॉमिक नंबर। कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। मास नंबर तो सेम हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम कभी नहीं हो सकते। जैसे कोई कह दे कि 6 नंबर का एलिमेंट वो हमेशा कार्बन ही आए, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन, तो एटॉमिक नंबर किसी की आइडेंटिटी होती है। अच्छा ये एटॉमिक नंबर हैं क्या ये जानते हो? चलो आज ही बता देते हैं। बाकी जिस एलिमेंट के पास जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो पक्का है कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 7, इसके पास 6, इसके पास 8। एटॉमिक नंबर ये जो नंबर है इसकी खोज किसने की थी? हेनरी मोसले ने की थी। ये बात भी ध्यान रखना है। तो चलिए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे हैं आपके हेनरी मोसले बोलते हैं कई लोग मोजले बोलते हैं। वो प्रोनाउंसिएशन है जैसा हक को पढ़ना है ना। हेनरी मोसले बोल सकते हो, मोजले बोल सकते हो। इनने एलिमेंट को किस बेस पे अरेंज किया था? एटॉमिक नंबर। बहुत बच्चों बहुत बढ़िया है। तो आप लोग तो पढ़ने वाले निकले आप लोग। हेनरी मोसले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था किस बेस पे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे एटॉमिक नंबर है। यहीं पर स्टार्ट भी लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी की थी, एटॉमिक नंबर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर पूरा लिख देते हैं। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, ये भी कौन है हमारे? हेनरी मोजले ही हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं, गलत मत समझिएगा हमें, जिनको बच्चा एमएससी कर जाता है उनको पता नहीं होते हैं। आप अगर अब एक एमएससी वाले बच्चे से पूछोगे कि एटॉमिक नंबर क्या है वो तुरंत बता देगा, लेकिन पूछोगे एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी, नहीं बता पाएगा। उसमें उनकी गलती नहीं, हम लोग को पढ़ाई ऐसे गया है। हम लोगों को सीधे कि ये क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में आना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, याद कर लो। कभी भी डिटेल से नहीं पढ़ाए गए हम लोग। वो कमी हमें बहुत खली, इतनी खली कि हमने फिर डिसाइड कर लिया कि हम जिस सब्जेक्ट के टीचर पढ़ेंगे बनेंगे उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे बच्चों को, इतना डिटेल से कि वो सर कह दे कि सर बस रुक जाओ और डिटेल नहीं, अब बर्दाश्त नहीं है। पढ़ लोगे इतना जीनत डिटेल से? पक्का? चलो ठीक है। तो जीनत बता दो तुम एक क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री अभी भी लिखवाया। हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हेनरी मोसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं कह रहे हो? हाँ बोलो, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोइजर। सोम आप बताओ, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? अभी भी लिखवाया। जेपी सीमेंट देखा है? जेपी सीमेंट, जेपी सीमेंट बहुत तगड़ा मजबूत घर बनाता है। तो जे से जोसेफ, पी से प्रिस्ले, जोसेफ प्रिस्ले बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो रिकॉर्डिंग, हमारी मेमोरी कार्ड फुल होने वाला है। आज बच्चों ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज ज़्यादा टाइम ही होने वाला है। कल से 7:30 तक तैयारी करके आएँ, 7:30 का घर बता के आएँ। और लेट और ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। और 6 बजे आप लोग फिक्स आ जाएँ। कितने की पॉइंट्स हो गए? 6 हो गए। 7 नंबर का की पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज बता दो भाई। ये तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से हम। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, किसने प्रोटॉन की, किसने न्यूट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की बोल दिया इनने थॉमसन, चैडविक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चैडविक, और प्रोटॉन
गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की किसने? गोल्डस्टीन। लेकिन अगर आपको गोल्डस्टीन लिखा नहीं मिला, रदरफोर्ड लिखा मिल गया, फिर तो है सही क्या है? एक्चुअली में खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन इनने सिर्फ कह दिया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है। उसको नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था। उसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है कैसे आया। एक्चुअली में जो प्रोटॉन होता है वो कुछ और नहीं, H+ होता है। ये कितने लोगों को पता है कि H+ ही प्रोटॉन होता है। J है प्रोटॉन का सिंबल, जिसको आप लोग कैसे लिखते हो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके पढ़ते खुलेंगी, क्योंकि आपका बेस बिल्कुल वीक है, तो धीरे धीरे पता चलेंगे आपको कि ये सब हुआ क्या। पूरा आप पढ़ते धीरे धीरे करके खोलेंगे। तो देखो इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक बताते हैं हम आपको। ईट पर नाचो, ईट पर नाचो। तो देखिए ईट, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी? जेम्स जॉर्डन थॉमसन। हाँ, जे थॉमसन। आप सिर्फ थॉमसन याद रखें, लिखते चले। ये है वो साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन। ट्रिक है ईट पर नाचो। ई से इलेक्ट्रॉन याद आ जाएगा, टी से थॉमसन याद आ जाएगा, जे थॉमसन। क्या आपको स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज पता है? सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज, इस दुनिया का सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं इसके मल्टीपल हैं, इससे छोटा नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। पता है कितना होता है ये चार्ज? 1.602 × 10⁻19 कूलम। लिखवा देंगे, अभी परेशान मत हो। ये होता है नेगेटिव चार्ज। 1.602 × 10⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम चार्ज की यूनिट है आपकी। और प्रोटॉन पे भी बिल्कुल इतना ही चार्ज होता है। हाँ, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा सा मिल जाता है। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। फर्क ये है कि इसमें इतना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट, इससे छोटा नेगेटिव चार्ज नहीं है दुनिया में। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन की बात कर लें। ये प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। देखो हम आपको एक चीज़ बता दें, आजकल रदरफोर्ड लिखा आ रहा है आजकल, लेकिन एक्चुअली में सही ये है कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। नेम रदरफोर्ड ने दिया था। फिर ऑप्शन में आप देख लेना कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटॉन की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। ये ट्रिक से नहीं मिलेगा आपको गोल्डस्टीन। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं उसमें रदरफोर्ड आ रहा है, इसीलिए ट्रिक में हमने पर लिखा है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ध्यान रखिए। अब हम लिख देते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, और प्रोटॉन को प्रोटॉन नेम जो दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। आपको एक चीज़ और बता दें, अब इसके अभी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। H पॉजिटिव इज इक्वल टू प्रोटॉन। H पॉजिटिव किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। अब क्यों होता है वो एक चीज़ और बता दें, और यही H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के इक्वल होता है। अब ये सब चीज़ें बाद में धीरे धीरे बताएंगे। ये सब तीनों चीज़ें बराबर हैं, प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन और प्रोटॉन। लेकिन एक्चुअली में H आयन जब पानी में होता है तब ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H3O पॉजिटिव इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कुछ चीज़ें ये हैं जो समय के साथ आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो नेम दिया था रदरफोर्ड ने, डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूटन जो कि चार्जलेस होता है, इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है। किसने की थी इसकी खोज? चैडविक, जेम्स चैडविक ने। आप चैडविक से याद कर सकते हो। जेम्स चैडविक। एक लास्ट टॉपिक और एक छोटी सी चीज़ और बताएंगे, फिर मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग एंड ही होने वाली है। 1 मिनट की बची है। चलिए, जैसे कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो लेक्चर आपके ग्रुप में हम डाल देंगे, अभी अपलोड कर देंगे हम, सुबह तक आपको मिल जाएगा, तो आप देख लेना। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो सबसे बढ़िया तरीका है टिक करके लाओ, पर्सनली पूछ लो, है ना। पूछना पड़ेगा। देखो हम अपने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। ये है।
पूछोगे तो हो सकता है कि आपको आसपास वाले लोग पूछे समझे कि अरे इसको इतनी सी चीज़ नहीं बनती, लेकिन नहीं पूछोगे तो फिर वो डाउट क्रिएट होता जाएगा। तो ये एक थॉट लिखा है, ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो नहीं पूछता उसके डाउट ज़िंदगी भर बने रहते हैं। होता है ना ऐसा। अब हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो हमने सेल्फ स्टडी की, तब जाके हमें पता चली ना। और सबसे अच्छी हम आपको एक चीज़ बता दें, दुनिया में आपको कभी भी ना कोचिंग वोचिंग कहीं कुछ नहीं आना चाहिए, एक हैबिट डाल लो, बुक रीडिंग। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बुक रीडिंग को जिसको हैबिट हो गई वो नॉलेज से भर जाएगा, आपको ना कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं आना पड़ेगा। और अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट डाल लो, और बुक्स से नोट्स बनाने की, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आप घर के अंदर बैठे 4 दीवारी में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो अगर आपको बुक रीडिंग आती है। अच्छी अच्छी बुक्स लाओ और पढ़ो, ठीक है। एक लास्ट चीज़ और हम आज के की पॉइंट में लिखाना चाहेंगे, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब है, जैसे कोई मॉलिक्यूल लिखा हमने NaCl, जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे NaCl को, तो वाटर में डिजॉल्व करो या फिर इसको गर्म करके गला दो, तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl। अब Na पॉजिटिव भी क्यों होता है, 1 पॉजिटिव भी क्यों होता है, और Cl 1 नेगेटिव क्यों होता है, सबके बारे में बाद में बताएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, और इसे सबसे पहले बताया था आर्हीनियस ने। आर्हीनियस टोल्ड फर्स्ट अबाउट आयोनाइजेशन। एसिड बेस जानते हैं आप लोग, व्हाट आर एसिड व्हाट आर बेस, जल्दी बताओ। एसिड आर सोलिड टेस्ट। अच्छा, तो ये तो आपने, हाँ सही है, लिख गया था ये लिख गया था सबका, नहीं लिख पाया था। आर्हीनियस, ARRHE